कनाडा और इंडिया के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आज बात इसी की। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तब अंग्रेजों ने जाते जाते हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। ये था भारत विभाजन। कभी इस किताब के बारे में बात करूंगा अलग से। खैर, इसी भारत विभाजन से स्टार्ट हुआ ये पंजाब का इशू, जो आज तक खत्म हो नहीं पाया। इंडिया और कनाडा वाली बात करें, इसके पहले मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। आज़ादी के इन 76 ईयर्स में हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस की और बहुत कुछ बदला है पूरी दुनिया में। हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं और हमारा जो डायस्पोरा है वो भी बहुत बड़ा हो चुका है। पूरी दुनिया में इंडियंस और इंडियन ओरिजिनेटेड लोग बड़ी पोजीशन पर भी आपको मिल जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन डिसेंट के हैं। यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भी इंडियन रूट्स हैं। और यही नहीं, कुछ और कंट्रीज भी हैं, जैसे सीशेल, सुरीनेम, मॉरिशियस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिसको आप वेस्ट इंडीज भी कहते होंगे, जहां के हेड्स ऑफ स्टेट का इंडियन कनेक्शन आपको मिल जाएगा। और सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, आप बड़ी कंपनीज की भी बात कर सकते हैं जहां इंडियंस टॉप पोजीशन पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके सुंदर पिचाई, या और ऐसी लिस्ट में आपको और भी कंपनीज मिलेंगी, जैसे आईबीएम और इवन स्टारबक्स। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम सनशाइन एंड रेनबोज ही है। विजय माल्या यूके में है, नीरव मोदी पता नहीं कहाँ है, मेहुल चोकसी भी कहीं है विदेश में। ऐसे ही, क्या आपने साउथ अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स के बारे में सुना है? तो कुछ इंडियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने विदेशों में जाके इंडिया का नाम तो ऊंचा कम से कम नहीं किया है। और यहां से एक कदम अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे लोगों के साथ साथ जो हमारे इश्यूज हैं वो भी इंटरनेशनल हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले कैलिफोर्निया ने एक एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पास किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एक मोर और लेस इंडियन इशू है, वो कैलिफोर्निया तक पहुंच गया और वो इस लेवल तक पहुंच गया कि वहां की असेंबली को लगा कि इसके अगेंस्ट लॉ बनना चाहिए। अब जो कनाडा इंडिया का करंट इशू है जिसमें खालिस्तान की डिमांड आती है, ये तो काफी पुराना है और ये भी एक ऐसा इंडियन इशू है जो इंटरनेशनल अब शक्ल एक तरह से ले चुका है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर बब्बर खालसा का है, जो कि एक सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप है। इस ग्रुप ने 1985 में एक टेररिस्ट अटैक भी किया था, जिसमें एयर इंडिया के प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। ये प्लेन कनाडा के मॉन्ट्रियल से बॉम्बे आ रहा था। इस बॉम्ब ब्लास्ट में ऑनबोर्ड सभी 329 लोगों की डेथ हो गई। इस बब्बर खालसा ग्रुप की प्रेजेंस कनाडा में है। रिसेंटली जो हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में मर्डर हुआ, वो इसी बब्बर खालसा ग्रुप से निकले एक और ग्रुप केटीएफ का लीडर था। केटीएफ स्टैंड्स फॉर खालिस्तान टाइगर फोर्स। अब चूंकि निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन था, उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिली थी। कनाडा का आरोप इंडिया पर यह है कि इस कैनेडियन नेशनल के मर्डर के पीछे इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज का हाथ है। और कनाडा के इस आरोप के बाद आपने न्यूज में देखा ही होगा कि कैसे दोनों तरफ से ये इशू एकदम डिप्लोमेटिकली एस्केलेट कर गया काफी ज्यादा। इसी के बारे में और डिटेल्स देंगे अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कनाडा के बारे में कि इंडिया कनाडा के की जो रिलेशन के बीच में अभी कुछ टाइम से न्यूज़ में है। पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की असेंबली में एक इंडिया पे आरोप लगाए और हमारे डिप्लोमेट को वहाँ से वापस इंडिया भेजा। उसके जवाब में इंडिया ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को भेजा। कनाडा ने फिर ट्रैवल एडवाइजरी इशू की वहाँ के सिटीजन्स को। इंडिया ने उसके अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है और इंडिया ने वीज़ा सर्विस भी अब जो कनाडियन सिटीजन के लिए रोक दी है। तो ये पूरा मैटर है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो जैसे कि शर्मा इंट्रोडक्शन में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि खालिस्तानी, एक प्रो खालिस्तानी थे, यानी खालिस्तानी भारत के बाद में खालिस्तानी एक आतंकवादी थे, जो कनाडा में बेस्ड था। कनाडा में बेस्ड रह के वो एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी रन करता था, जिसका जून में एक सिख कल्चर सेंटर के बाहर में मर्डर हो जाता है। और उसके बाद से कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि जो ये हत्याकांड हुआ है उस पर कुछ एक्शन रहे।
उसके बाद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में ये कहा कि उनके पास एक सब्सटेंशियल एविडेंस है कि जो ये हत्या हुई है निज्जर की, इसमें इंडियन एजेंसीज का हाथ है। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में काफी टेंशन बढ़ गई। जैसे मैंने कहा कि कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को वहां से निकाला, वापस इंडिया भेजा, और ट्रेवल एडवाइजरी इशू की है। इंडियन ने इसका डिनाई किया है, और हमने भी काफी एक्शन लिए हैं। अब ये पूरा माहौल क्या है, क्यों हुआ है ये, अगर एक्सपर्ट की बात माने, जो अगर हम पढ़े, जो जो इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट है, जो कनाडा के, खासकर कनाडा के ऊपर एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जो कनाडा की, उस वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि कनाडा में काफी भारी तादाद में सिख एक पॉपुलेशन है, और वो एक काफी बड़ा वोट बैंक है। पिछले कुछ टाइम में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, और उनको काफी प्रेशर था कि वो कुछ करे, ताकि ये जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ कर सके। तो इसलिए उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में ये आरोप लगाया है कि इंडिया ने ये एग्जीक्यूट कराया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक कनाडा ने कोई सब्सटेंशियल प्रूफ दिया नहीं है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उनके पास सब्सटेंशियल प्रूफ है, बट अभी तक दिया नहीं है। हम ये बात करें कि जैसे कि किसी भी देश के ऐसे ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है, के लिए तो लगता है कि अगर ये कोई पर्सन है या कोई कोई ग्रुप है उनके देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है, तो ऐसे इंटेलिजेंट एक अंडर कवर ऑपरेशन कई एजेंसी है दूसरे देशों की, वो कंडक्ट करती है। तो इसमें नया नहीं है। अब इंडिया ने किया है कि नहीं किया है, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बहुत कम कंट्रीज होती है जो सीधे एक्सेप्ट करेगी कि हाँ हमने दूसरी कंट्री पे जाके ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है। क्योंकि अगर हम देखें जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये इलीगल है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के लैंड पे जाके कोई भी ऑपरेशन उस कंट्री के परमिशन के बिना कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकती है। अब ये जो पूरा जो इशू चल रहा है, इसको हम एक नंबर्स देखेंगे कि जो इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप है वो कितनी है, कितने हमारे प्रवासी भारतीय कनाडा में रहते हैं, कितना बिजनेस हम कनाडा के साथ हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ट्रेड देखें, जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो बायोलेटरल ट्रेड होता है, वो देखें, जो टोटल इंडिया का जो ट्रेड है, हम जितना भी दूसरे देशों से ट्रेड करते हैं, उसका केवल 0.7% जो ट्रेड है वो कनाडा से होता है। और ये ग्राफ में आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में ये जो ट्रेड है ये भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक समय अबाउ 1% 1.5% तक हम कनाडा के साथ जो हमारा ट्रेड था, जो हमारा टोटल ट्रेड का जो 1.5% हिस्सा था वो कनाडा से आता था, वो 0.7% तक हो गया है। यानी इसमें भी कंटिन्यूशन डिक्लाइन आया है। यानी कनाडा अगर हम देखें एक एक बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर नहीं है। अब कनाडा में बात करें कि कितने एनआरआईस या पीआईओस रहते हैं, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ 21 लाख के करीब भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं। उसमें से 5.26% यानी लगभग 16 लाख 90 हजार, यानी आप एक अप्रोक्सीमेटली 17 लाख के करीब लोग कनाडा में रहते हैं। इसमें से 1.78 लैक्स एनआरआई है और 15.10 पीआईओ है। यानी काफी बड़ी मात्रा में जो एनआरआई की पॉपुलेशन है वो कनाडा में रहती है। लगभग 17 लाख लोग कनाडा में है। अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में जो दूसरे देशों से लोग आए हैं उसमें भी इंडिया का सबसे ज्यादा नंबर है। ये जो अगर आप देखिए कि फिलीपींस हुआ, चाइना हुआ, यूके हुआ, यूएस हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो वहाँ पे कनाडा में जो दूसरे देशों से लोग आए उसमें सबसे ज्यादा नंबर इंडिया का है। तो इसलिए वजह से मैंने आपको पहले जो बता रहा था कि ये जो चल रहा है इशू, उसमें कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स ये चूंकि काफी बड़ी तादाद में वहाँ पे एनआरआई से, जो कि वहाँ के सिटीजन है और जो वहाँ के इलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो इंडिया में टूरिस्ट आते हैं वो फोर्थ लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम देखें देखें कि पूरी दुनिया के अलावा देशों से जो कितने टूरिस्ट हमारे आते हैं, तो वो कनाडा से फोर्थ लार्जेस्ट है, जो कि
जितने हमारे टूरिस्ट आते हैं उसका 5.3% है, यानी 80,000 के करीब ये नंबर आता है। ये 2021 का नंबर है। इसमें से अगर हम देखें जितने टूरिस्ट 2021 में आए थे, तो 72.6% तो ऐसे जो लोग थे, प्रवासी लोग थे, NRI PIOs आए थे, जो इंडिया डायस्पोरा के पार्ट थे, 72.6%। 2.5% कैनेडियन सिटीजन यहाँ पे टूरिस्ट हॉलीडेज के लिए आए थे। 1.1% बिजनेस प्रोफेशनल्स थे जो कि एक काम के सिलसिले में आए थे, और 0.3% मेडिकल रीजंस की वजह से आए थे। कनाडा की FDI देखिए कि कनाडा कितना भारत में इन्वेस्ट करता है, कैनेडियन सिटीजन कितने इन्वेस्ट करता है, तो ये भी नंबर बहुत कम है। ये 0.5% के अप्रोक्सीमेट है। अगर हम देखें कि इंडिया में 2000 से लेकर 2023 तक जितना पैसा आया था, उसमें से केवल 0.56% कनाडा से आया था। तो फिलहाल तो ये जो सिचुएशन है ये एक डेवलपिंग स्टेज में ही है। आगे चल के और देखेंगे ये न्यूज़ कहाँ जाती है। और होप हमेशा की तरह यही रहेगा कि सब कुछ इंडिया और कनाडा के बीच में नॉर्मल हो, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया से कनाडा जाते हैं, काफ़ी इंडियंस भी कनाडा में बसते हैं, और सबकी सेफ्टी और सबकी खुशहाली के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज़ में अच्छे रिलेशन। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।